तो अब आते हैं हम बोध स्तर का शिक्षण। जिस शिक्षण से बोध स्तर का सीखना होता है उसे बोध स्तर का सीखना कहते हैं। इस शिक्षण में सीखने वाले अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करते हैं और तथ्यों को सोच विचार कर ग्रहण करते हैं, जैसे दिन रात होने के कारणों को जानना, किसी वस्तु या क्रिया की कार्य विधि को जानना, उसके गुण दोषों को जानना। इस स्तर पर चूँकि तथ्यों को सोच समझकर ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसको विचारपूर्ण शिक्षण भी कहते हैं। यह मध्यम स्तर का शिक्षण होता है। किसी तथ्य को रटकर याद कर लेना ही बड़ी बात नहीं होती, बल्कि उसका अवबोध करना और उसको समझना भी आवश्यक होता है। अब इसमें जो मुख्य बात है वह अर्थ का ग्रहण करना, विचारों को ग्रहण करना, किसी वस्तु या तथ्य से पूर्व परिचित होना, भाषा में किसी शब्द के अर्थ प्रयुक्त संदर्भ में समझना, किसी तथ्य को स्पष्ट रूप से जानना और ग्रहण करना। अवबोध विकसित होने पर छात्र अपनी संज्ञानात्मक संरचना पुनः संचरित कर सकते हैं तथा ज्ञान में निहित घटकों में नए नए संबंध देख सकते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि अवबोध स्तर के शिक्षण में स्मरण किए गए तथ्यों पर विचार करने, उन्हें नए ढंग से संरचित करने, उनमें निहित विभिन्न तथ्यों एवं तत्वों के बीच संबंध ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, विश्लेषण करने, उनका सामान्यीकरण करने, उनका वर्गीकरण करने, विभिन्न वर्गों के बीच तुलना करना, समता विषमता खोजना, विज्ञ के अनुसार अवबोध में तथ्यों के बीच संबंध निरूपण एवं उनका रचनात्मक उपयोग दोनों ही शामिल है। अवबोध उत्पन्न हो जाने पर व्यक्ति एक तथ्य को दूसरे तथ्य से जोड़ने लग जाता है और उसका प्रयोग उच्च स्तरीय विश्लेषण और व्याख्या के लिए करता है। जब बोध स्तर पर शिक्षण सफल होता है तब विद्यार्थी तथ्यों को जानने के साथ साथ उन सिद्धांतों को भी जान जाता है जिनसे वे तथ्य संबंधित होते हैं। अब हम लोग आते हैं अवबोध स्तर के शिक्षण के लिए मॉरिसन द्वारा विकसित प्रतिमान। प्रतिमान पक्ष अवबोध स्तर पर शिक्षण। नंबर 1, उद्देश्य। मॉरिसन के प्रतिमान का उद्देश्य प्रत्यय का स्वामित्व प्राप्त करना है, प्रत्यय में निपुणता अथवा सिद्धहस्तता प्राप्त करना। इसमें शिक्षण की क्रियाओं द्वारा तथ्यों के रटने पर ही बल नहीं दिया जाता है, अपितु पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर अधिक बल दिया जाता है। छात्रों के व्यक्तित्व के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, संरचना।
अवबोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में निम्नलिखित 5 सोपान होते हैं। नंबर 1, अन्वेषण। इसमें अनेक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। नंबर 1, पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है और प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें पूर्व व्यवहार भी कहते हैं। दूसरा, शिक्षक पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उसके अवयवों को क्रमबद्ध रूप से तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करता है। यह ध्यान रखना होता है कि पाठ्य वस्तु का क्रम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वैध होना चाहिए। तीसरा, अन्वेषण की तीसरी क्रिया में शिक्षक यह निश्चित करता है कि नवीन पाठ्य वस्तु की इकाइयों को किस प्रकार प्रयुक्त किया जाए। दूसरा, प्रस्तुतिकरण। इसमें भी 3 क्रियाएं करनी पड़ती हैं। नंबर 1, शिक्षक को नवीन पाठ्य वस्तु की छोटी छोटी इकाइयों में प्रयुक्त करना पड़ता है। शिक्षक यह प्रयास करता है कि पाठ्य वस्तु की इकाइयों में क्रम बना रहे और उसका कक्षा में छात्रों से संबंध स्थापित हो सके। दूसरा, प्रस्तुतिकरण के साथ साथ शिक्षक छात्रों की समस्याओं का निदान भी करता रहता है। और तीसरा, निदान के आधार पर शिक्षक तत्काल यह निर्णय लेता है कि पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति तब तक की जानी चाहिए जब तक अधिकांश छात्र नवीन पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से समझ न लें। अब आते हैं तीसरा, परिपाक। इसमें की भी अनेक क्रियाएं होती हैं। नंबर 1, परिपाक का लक्ष्य पाठ्य वस्तु की गहनता पर बल देना है। परिपाक के समय छात्रों के व्यक्तिगत क्रियाओं को अधिक अवसर दिया जाता है। प्रत्येक छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार अध्ययन करता है। परिपाक के समय छात्रों को पुस्तकालय, प्रयोगशाला में स्वयं अधिक कार्य करना पड़ता है। परिपाक के लिए गृह कार्य दिए जाते हैं। व्यवस्था। जब छात्र स्वामित्व परीक्षा में सफल हो जाता है तब परिपाक का कालांश समाप्त हो जाता है। इसके बाद छात्र व्यवस्था कालांश अथवा वर्णन कालांश में प्रवेश करता है। यह पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। छात्र परिपाक के बाद व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्य वस्तु को अपनी भाषा में लिखित रूप में प्रस्तुत करने से है। बोधगम्यता का यह अंतिम सोपान स्वामित्व का सोपान माना जाता है। अतः व्यवस्था सोपान में यह निश्चित किया जाता है कि छात्र पाठ्य वस्तु की प्रमुख इकाइयों को लिखित रूप में बिना किसी सहायता से पुनः प्रस्तुत कर सकता है अथवा नहीं। अब आते हैं वर्णन। वर्णन कालांश में प्रत्येक छात्र मौखिक रूप से पाठ्य वस्तु को शिक्षक तथा अपने साथियों के सामने प्रस्तुत करता है। वह सीखे हुए विषय को का सारांश रूप में प्रस्तुत करता है। अब आते हैं तीसरा, सामाजिक व्यवस्था। नंबर 1, शिक्षक व्यवहार का नियंत्रक होता है। दूसरा, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। तीसरा, छात्र अपने व्यवहार एवं विचार प्रदर्शित करते हैं। चौथा, सामाजिक व्यवस्था के प्रथम 2 सोपानों में शिक्षक और अंतिम 3 सोपानों में छात्र और शिक्षक
दोनों ही क्रियाशील हो जाते हैं। अब आते हैं चौथा, मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन प्रणाली बोध स्तर के शिक्षण में कई स्तरों पर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। प्रत्ययों के स्पष्टीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। बोध स्तर के शिक्षण के लिए कुछ सुझाव जो निम्न है। नंबर 1, विद्यार्थियों को अवबोध स्तर के शिक्षण में उस समय प्रवेश दिया जाए जब वे पहले स्मृति स्तर की परीक्षा में सफल हो जाएं। अवबोध स्तर के प्रत्येक सोपान का अनुसरण क्रमबद्ध रूप में समुचित ढंग से किया जाना चाहिए। अवबोध स्तर के विभिन्न सोपानों की परीक्षाओं में सफल होने पर ही अगले सोपान में प्रविष्ट किया जाए। प्रस्तुतिकरण की परीक्षा में सफल होने पर ही आत्मीकरण कालांश में प्रवेश की अनुमति दी जाए। व्यवस्था के बीच आने वाली समस्याओं का शिक्षक को निराकरण करना चाहिए। शिक्षक मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों को प्रेरित करें। शिक्षण व्यवस्था में इसको रखते हुए समस्या समाधान का उपाय किया जाए। शिक्षक को अवबोध स्तर के शिक्षण की समस्याओं पर विचार करते हुए उसके समाधान के लिए उचित प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक मनोवैज्ञानिक, क्रियात्मक और प्रभावात्मक शिक्षण है। इसमें सत्य और विस्तृत जानकारी होती है। शिक्षक का दृष्टिकोण और प्रेरणा व्यापक होनी चाहिए। यह एक प्रजातांत्रिक प्रणाली है। इसमें छात्रों को स्वयं करके सीखने की प्रेरणा मिलती है। चिंतन स्तर कक्षा में अधिक जीवंत और प्रेरणाप्रद वातावरण पैदा करता है। यह अधिक आलोचनात्मक तथा मौलिक और तत्कालीन चिंतन के लिए उन्मुक्त वातावरण की रचना करता है।